हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ मैथ बाय राजीव एंड ऑल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के स्क्रीन पे आप देख चुके हैं कि चंद्रयान-3 से रिलेटेड सभी बातें आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस चंद्रयान-3 के मिशन से लेकर सक्सेसफुल तक की कहानी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा भी सीन, कुछ ऐसा भी बातें जाएंगी जो इससे पहले आपको पता नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करें। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहला टॉपिक मेरा रहेगा चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग के बाद क्या-क्या करेगा। ठीक, उसके बाद हम सभी जानकारी आगे आगे आपको देंगे। चलिए दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 23 अगस्त को इतिहास बनाने की तैयारी में थी, जो सफल हो चुकी है। अब हम बता दें कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने वाला है, जहां इससे पहले दुनिया के किसी भी देश के उपग्रह उतारने में सफलता नहीं मिली है। ठीक, अब हम बता दें आपको कि हमारा चंद्रयान-3 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला चंद्रयान-3 अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम 6:04 पर दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश के पास उतरने वाले कोशिश थी, जो सफल हो चुकी है। चंद्रयान-2 की लैंडिंग के दौरान हुई तकनीकी विफलताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान-3 को और अधिक कुशल बनाया गया है। अब हम बता दें कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मीडिया को जानकारी दी है कि चंद्रयान-2 के लैंडर मॉड्यूल को सफलता हासिल करने के विश्लेषण के साथ डिजाइन किया गया है, लेकिन नाकामी के बाद विश्लेषण के साथ चंद्रयान-3 को डिजाइन किया गया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि चंद्रयान-3 के तहत पिछले मिशन यानी चंद्रयान-2 के डेटा का विश्लेषण करके पहले से ही अनुमान लगाया गया है कि किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है और उसके लिए लैंडर मॉड्यूल फैसले लेकर आगे बढ़ सके। मतलब कि चंद्रयान-2 में हमारा जो भी गड़बड़ी है उसका सारा डेटा जानकारी करके हमारा वैज्ञानिकों ने इस चंद्रयान-3 में अच्छे से लैस करके भेजा है। आगे हम बता दें आपको, लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब 4 किलोमीटर लंबाई और 2.4 किलोमीटर चौड़ाई वाले एक उपयुक्त क्षेत्र की भी पहचान की है। मतलब कहाँ पे लैंडिंग होगा, किस सतह, कैसा उसका सतह होगा, सपाट, इस तरह से। अब हम आपको बता दें चंद्रयान-3 में क्या-क्या है। चलिए देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको। इसरो के बताए गए विवरण के मुताबिक चंद्रयान-3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित हैं। अब कौन-कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, पहला था ये। दूसरा है चंद्रमा की सतह कही जाने वाली रेजोलिथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना, दूसरा हो गया। तीसरा है लैंडर और रोवर से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना। ठीक, लैंडर और रोवर से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना मतलब वहाँ पे कौन-कौन सी जानकारियाँ जितना भी हो सके वो जुटाना। अब हम बता दें आपको कि चंद्रयान-2 में आई तकनीकी खामियों को दूर करते हुए लैंडर को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। अब जान लें कि लैस क्या होता है। लैस मतलब इक्विप, इक्विप यानी सज्जित करना, सज्जित मतलब सजाना, एक तरह से आप समझे। मतलब कि चंद्रयान-2 में जो भी गड़बड़ी हुआ था उसको, उस खामियों को, उस कमियों को दूर करते हुए हमारे चंद्रयान-3 में लैस किया गया। ठीक, अब हम बता दें प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर 7 तरह के उपकरणों से लैस है, मतलब सज्जित है। इनमें लैंडर पर 4 रोवर पर 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल पर 1 तकनीक शामिल है। कौन सा है, आगे देखते हैं। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर के साथ इसरो ने लैंडर मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को भी भेजा था। हालांकि चंद्रयान-2 का लैंडर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन ऑर्बिटर लक्ष्य जो जानकारी हमें इससे पहले मिली थी वह इसी ऑर्बिटर से मिली थी दोस्तों। इसलिए इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 में सिर्फ लैंडर और रोवर ही भेजा है, समझ सकते हैं। यानी चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रयान-2 पर लॉन्च किए गए ऑर्बिटर के साथ संवाद स्थापित किया गया था। अब हम आपको बता दें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल की खासियत क्या है। प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी इसका दूसरा नाम प्रणोदन बोल सकते हैं। मॉड्यूल चंद्रयान-3 के तहत लैंडर और रोवर्स को चंद्रमा की सतह पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया गया। ठीक, आपको बता दें हम चंद्रयान-3 17 अगस्त को लैंडर इस मॉड्यूल से अलग हुआ था। इसका वजन 2145 केजी और शुरुआत के वक्त इसमें 1696 किलोग्राम ईंधन था। ठीक,
उसके बाद बता दें आपको कि चंद्रयान 3 को सेप यानी SHAPE नामक उपकरण से भी सुसज्जित किया गया है। SHAPE का क्या अर्थ है, चलिए बताते हैं आपको। SHAPE मतलब स्पेक्ट्रोफ्लोमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेटरी अर्थ। इसका मतलब यह हुआ कि रहने योग्य ग्रह, मतलब वहाँ जीवन हो सके, इस तरह के खोज करने वाला है। मतलब इसका मतलब है कि चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा और सुदूर ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करता रहेगा। यह अन्य ग्रहों के स्पेक्ट्रोपोलीमेट्रिक संकेतों का पता लगाकर पृथ्वी के समान जीवन वाले ग्रहों की तलाश करेगा। मतलब कि जिस पृथ्वी पर हमारा समान जीवन है उस तरह ग्रह का पता करेगा यह। ठीक, अब हम बता दें, इसरो का अनुमान है कि यह 3 से 6 महीनों तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। यह SHAPE उपकरण प्रोपल्सन मॉड्यूल में लगे एक बैंक पॉइंटर पर एकत्रित जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क तक पहुंचाता रहेगा। ठीक, अब हम आपको बता दें कि लैंडर मॉड्यूल की खासियत क्या है। ध्यान से देखिएगा, चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर्स शामिल हैं। ठीक, इन दोनों के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के करीब उतरने के बाद उनका जीवन काल में एक चंद्र दिवस है। उनका जीवन काल जो है एक चंद्र दिवस है, यानी चांद पर 1 दिन तक रिसर्च की जाएगी। अब आप कहोगे कि 14 दिन की जानकारी हमको 1 दिन में क्यों बता रहे हैं? नहीं दोस्तों, चंद्रमा पर 1 दिन यानी हमारे पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर है। ठीक, यहाँ पे 14 दिन होगा तो वहाँ 1 दिन ही होगा। ठीक, दिन क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे दिन में सूर्य उदय होता है। ठीक, और पूरे दिन में मतलब सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए वहाँ दिन में, क्योंकि हमें वो जो क्या बोलते हैं उसका सोलर पैनल जो भेजा गया है उसके जरिए हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होगा, और उससे ऊर्जा प्राप्त होने के बाद वो क्या करेगा, रोवर और लैंडर जो है वहाँ का पूरा जितना भी जानकारी जुटा के हमें भेजेगा। ठीक, क्योंकि यह अगर वहाँ पे रात होगा तो रात के समय तो सूर्य का उदय होता नहीं है, और उसका प्रकाश नहीं मिलने के कारण हमारा जो भी उसमें सिस्टम लगी हुई है वह बंद भी हो सकती है। चलिए आगे बताते हैं। चंद्रमा पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, जैसा कि अभी बताया हमें। चंद्रयान 3 का लैंडर 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर 116 सेमी ऊंचा और 1749 किलोग्राम वजनी है, मतलब उसका वजन है। ठीक, चंद्रयान 3 के संचार में लैंडर अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह लैंडर से निकलने वाले रोवर से संचार करता है। ठीक, यह रोवर के साथ साथ चंद्रयान 2 पर लॉन्च किए गए ऑर्बिटर के साथ भी संचार करेगा। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर अभी कक्षा में घूम रहा है चंद्रयान के, उससे भी संचार करेगा। इसके अलावा यह बेंगलुरु के पास बेलालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से सीधा संवाद करेगा। ठीक, चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे अंतरिक्ष अभियान के दौरान भी नेटवर्क से संवाद किया गया था। अब हम बता दें कि चंद्रयान 3 के खास उपकरण क्या है। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल में महत्वपूर्ण पेलोड स्थापित किया है। इसमें एक है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, या संक्षेप में कहे तो रंभा। यह डिवाइस चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व की जांच करेगा, यानी यह वहां आयनों और इलेक्ट्रॉनों के स्तर पर समय के साथ उनमें से होने वाले बदलावों का अध्ययन करके जानकारी इकट्ठा करेगा। ठीक है, लैंडर में स्थापित एक और महत्वपूर्ण उपकरण चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा, मतलब वहां का टेम्परेचर कैसा है उसका गुण। लैंडर में लगा एक और प्रमुख उपकरण है जिसका नाम है ILSA, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक, यह चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल पर होने वाली भूकंपीय गतिविधि की जांच करेगा। मान लीजिए कि हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग कर रहा है, उस टाइम जो भी अगर भूकंपीय स्थिति है तो उसका जांच करके उसको पता करेगा, उसको बताएगा। ठीक, यह भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों की मौजूदगी और निवास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जो हम आपको बताए हैं अभी, ILSA यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, यह जो है चंद्रमा पर जो भी भूकंपीय गतिविधि होगी उसका जांच करेगा। यह टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण प्रतिदिन पृथ्वी पर सैकड़ों भूकंप आते हैं। भूकंप की पहचान करने के लिए सिस्मोग्राफी से ही होती है, जैसा कि आप जानते होंगे। यही स्थिति चंद्रमा पर भी है। क्या है? यही स्थिति चंद्रमा पर भी है। चंद्रमा पर आने वाले भूकंप भी चंद्रमा की सतह पर आते हैं। अगर भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाई जानी है तो सबसे पहले भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन किया जाना चाहिए।
इसलिए यह उपकरण चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल पर भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करेगा और चंद्रमा की परत और आवरण की जांच करेगा। ठीक, आगे बता दें हम, इनके साथ ही LRA नामक एक अन्य पेलोड भी है, लैंडर में स्थापित किया गया। LRA लेजर रेट्रो रेफ्लेक्टर एरे का संक्षिप्त रूप है, जो चंद्रमा की गतिशीलता की जांच करता है। इन उपकरणों को संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। ठीक है, बैटरी के साथ साथ चंद्रयान 3 के लैंडर बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर पैनलों से सुसज्जित किया गया, यानी लैस किया गया। अगर लैंडर सूरज की रोशनी की दिशा के अलावा किसी और दिशा में लैंड करता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर लैंडर सूरज की रोशनी की दिशा के अलावा किसी और दिशा में लैंड करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लैंडर के 3 तरफ सोलर पैनल लगे हैं। सोच सकते हैं दोस्तों, किधर से न किधर से तो आने हैं। इसलिए आज चंद्रयान 3 सफल भी हो चुका है। चौथी तरफ से भी रोवर सुरक्षित बाहर आ सके, इसके लिए रैंप लगाया गया है, जैसा कि हम आपके अभी अभी दिखाने वाले हैं। देख लीजिए, पिक्चर देख के आपको पता चलेगा। चंद्रयान 3 के अंदर क्या है तो बता देते हैं। चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर है। अब बताते हैं लैंडर का क्या काम है। रोवर के कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कई सेंसरों से युक्त, ताकि चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग हो सके, क्योंकि रोवर ही उस पर जाएगा। लैंडिंग तो लैंडर तो लैंडिंग कर रही है, उसके अंदर में जो रोवर है वही निकल के बाहर आएगा। आपको बता दें, रोवर सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों का विश्लेषण करेगा, उष्मा का प्रवाह और चंद्रमा की सतह के अंदर की गतिविधियों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। बताते हैं अन्य उपकरण। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपक को चलाने के लिए रोवर के अंदर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर, जो मिशन के दौरान किसी भी गड़बड़ी को डिटेक्ट कर सके। मतलब मिशन के दौरान अगर कोई भी गड़बड़ी होता है तो उसे अच्छे से डिटेक्ट कर सके। ठीक, आगे हम बताते हैं रोवर मॉड्यूल का काम क्या है। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 में मुख्य घटक रोवर चंद्रमा पर लैंडिंग की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध